हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य चैनल पर। और आज मैं फिर से एक नया लेसन प्लान लेकर आई हूँ जो कि व्याकरण का है और क्रिया इसका टॉपिक है। तो आज शुरू करते हैं। तो हम लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत में बोर्ड पर जो भी डिटेल अंकित करते हैं उसी तरीके से हम अपने लेसन प्लान में भी लिखते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे हम विद्यालय का नाम लिखना है। जिसमें आप टीचिंग प्रैक्टिस करने गए हैं उसका नाम लिखेंगे आप, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ लेसन प्लान में लिखनी है, आपको बोर्ड पे नहीं लिखना है। बोर्ड पे सिर्फ़ और सिर्फ दिनांक है, कक्षा है, विषय, चक्र, प्रकरण, ये सब चीज़ें लिखनी है, अवधि लिखनी है, ये चीज़ें लिख देंगे आप। फिर यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। और मैं आज का लेसन प्लान जो है क्लास 6 के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो फिर ये हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान है और हर बार की तरह मैं अभी भी बता रही हूँ कि प्रकरण नहीं लिखना है। चक्र इसका 3rd है और चक्र मतलब पीरियड होता है और 3rd अवधि इसकी 30 मिनट की है। फिर अब आते हैं सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य वही होते हैं जो हम पूरे साल भर में बच्चों के अंदर जो डेवलप करना चाहते हैं वो सामान्य उद्देश्य हैं। जैसे मैंने लिखा है सामान्य उद्देश्य में, जैसे छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान करना, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता को विकसित करना। क्योंकि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण में जो चीज़ें हम डेवलप करना चाहते हैं वो बच्चों के अंदर जो चीज़ें हम डेवलप करना चाहते हैं वो हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत रखेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक होगा छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। फिर उसके बाद छात्रों को क्रिया का ज्ञान कराना, क्योंकि क्रिया हमारा टॉपिक है, हम क्रिया के बारे में संपूर्ण बच्चों को ज्ञान दे पाएँ, तो ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। फिर आते हैं भावात्मक उद्देश्य की तरफ। भावात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों में क्रिया को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना। बच्चे जो हैं, हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे क्रिया, उसको बच्चे परिभाषित कर सके और क्रिया के महत्व की व्याख्या भी से परिचित हो सके, तो हमें ये भावात्मक उद्देश्य करना होगा पूरा। फिर आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में क्या करना है, छात्रों को चित्र के माध्यम से क्रिया को प्रदर्शित करने की योग्यता का विकास करना। बच्चे जो हैं उनके अंदर ये विकास आ सके कि वो क्रिया को बता सकें, कोई भी चित्र भी देख ले तो वो क्रिया के बारे में बता सकें। अब आते हैं हमारी सहायक सामग्री की तरफ। सहायक सामग्री में तो वैसे ही आपको पता है कि पाठ्य पुस्तक चाहिए होगी, चौक, डस्टर, संकेतक, प्रकरण को स्पष्ट करता हुआ चार्ट। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी आप टीचिंग एड लेकर जाते हैं उतना ही इम्प्रेसिव क्लासरूम बनता है। बच्चे उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं कि आप अगर कोई टीचिंग एड लेके जाते हैं अपने आप से बनाकर, या फिर कोई चार्ट है या कोई मैप है या कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो आपके घर में मिल जाए, आसानी से बच्चे उससे कनेक्ट हो पाएँ, तो बच्चों को कनेक्ट करके सिखाने में बहुत अच्छा भी लगता है और बच्चे एंजॉय करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ये करना होगा। और ज़्यादातर व्याकरण में हमें टीचिंग एड लेके जाएं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। फिर उसके बाद आते हैं पूर्व ज्ञान। बच्चों से वही पूछना है, पूर्व ज्ञान की जानकारी लेनी है कि बच्चों को इस टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारी है या नहीं है, तो हम उसी से कनेक्ट करते हुए कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। तो ये हम प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत रखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जैसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चे जो है क्रिया पढ़ने से पहले शब्द तो पढ़ ही चुके होंगे, तो बच्चे जो हैं वो बताएंगे कि वर्णों और मात्राओं के योग से बनने वाला शब्द कहलाता है। जो वर्ण और मात्राओं के योग से बनता है उसे शब्द कहते हैं। तो बच्चे जो है ये शब्द के बारे में बता पाएंगे। फिर उसके बाद है हम पूछेंगे बच्चों से कि वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चे उसका उत्तर देंगे कि शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं।
फिर हम कहेंगे अवतरण किसे कहते हैं। तो बच्चे जो हैं अवतरण क्रिया, कर्ता व कर्म के संयोग से बनने वाले को अवतरण कहते हैं। तो बच्चे जो है इसके बारे में बता पाएंगे। अब हमें पता है कि अब हमारा टॉपिक भी निकल आया है क्रिया। बच्चों ने बताया अवतरण के बारे में कि क्रिया और कर्ता और कर्म के संयोग से ही बनता है अवतरण। तो फिर अगला हम प्रश्न बच्चों के सामने ये रखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चे जो हैं क्रिया किसे कहते हैं ये बताने में समस्या उनके लिए होगी, क्योंकि बच्चे उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो वही हमें पढ़ाना है कि बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अब हम कहेंगे बच्चों से उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम क्रिया की विशेषता व उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। ये अब आते हैं अब इसका प्रस्तुतिकरण। चार्ट बनाने के लिए प्रस्तुतिकरण हम तालिका बनाएंगे इस तरह से। तो वही हमें तालिका 4 भागों में विभाजित करनी है, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी और श्यामपट्ट कार्य ये लिखना है। तो शिक्षण बिंदु में हम क्या रखेंगे। शिक्षण बिंदु में जैसे हम किसी उदाहरण के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में मतलब बता करके हम पढ़ा सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी क्लास की। तो ज़्यादातर व्याकरण में हम किसी उदाहरण के माध्यम से ही बता सकते हैं। तो क्रिया के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे वायुयान उड़ रहा है, किसान हल चला रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो हमने ये 3 जो हैं उदाहरण लिए। अब छात्राध्यापिका जो क्रिया करेंगी वो उसमें ये 3 उदाहरणों को बोलेंगी। बच्चे जो हैं वो इसको दोहरा लेंगे कि वायुयान उड़ रहा है, किसान हल चला रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, और श्यामपट्ट पर भी हम यही नोट कर देंगे। तो इस तरह से आपको करना है। फिर अगला आता है, फिर हम उसको स्पष्ट करेंगे। अब हमने ये जो 3 उदाहरण बताए थे, अब इसको हम स्पष्टीकरण में स्पष्ट करेंगे कि हमने ये उदाहरण क्यों बोले हैं। तो बच्चों से बोलेंगे कि ऊपर के तीनों वाक्यों में उड़ रहा है, चल रहा है, पढ़ता है शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे होते हैं। इनके बिना वाक्य अधूरे हैं। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जिसमें हम वाक्य को पूरा करने के लिए, जैसे कोई कार्य हो रहा है तो हम उसको संपूर्ण लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये कार्य हो रहा है। अगर हम उस वाक्य में वो चीज़ लिखे ही ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या क्रिया कर रहे हैं, और वाक्य भी अधूरा ही रहेगा। तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी। तो अब हम बच्चों को इसकी परिभाषा बताएंगे। जैसे इसमें लिखा है कि जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। तो अब हम बताएंगे कि क्रिया क्या होता है। तो इसकी अब परिभाषा जो है ये बच्चों को हम बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चे इसको उतारेंगे भी। तो फिर हम बच्चों को निर्देश भी देंगे साथ में कि बच्चे निर्देशानुसार परिभाषा को अपनी लेख पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चे इसको राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद हम कुछ उदाहरण भी लिखवाएंगे, जैसे गीता नाच रही है। गीता नाच रही है, इस वाक्य में गीता क्या कर रही है, ये हम प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे जो हैं इसका उत्तर देंगे गीता नाच रही है, और हम बोर्ड पर भी ये मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण लेंगे, तो बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, इस वाक्य में बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चे बताएंगे कि दूध पी रहा है। तो फिर उसके बाद क्रिया क्या रही, पी रहा है, मतलब बच्चा दूध पी रहा है। फिर अगला लेंगे, राकेश कॉलेज जा रहा है। तो बच्चे भी इसको दोहराएंगे। तो फिर हम बोर्ड पे भी मेंशन करेंगे इसे। तो इस तरह से हम 3 ये उदाहरण देंगे बच्चों को, और ये कॉपी में भी लिखवाएंगे। फिर अब स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में कैसे बताएंगे बच्चों को हम कि स्पष्टीकरण में नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्द कार्य व्यवहार का बोध कराते हैं। इन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रिया है।
तो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों को हमें लिखवाना भी है, तो बच्चों को ताकि याद रहे तो इसलिए हमें लिखवाना भी ज़रूरी है। अब हम अभ्यास प्रश्न, कुछ प्रश्न होंगे पाठ के अंत में भी होते हैं, या फिर अगर नहीं है तो हम अपने आप भी बना सकते हैं उन प्रश्नों को। तो हम बच्चों को अब इसके बारे में अभ्यास कराएंगे। तो लिखेंगे राधा गा रही है में क्रिया क्या है। अब बच्चे बता सकते हैं आराम से कि उसमें क्रिया क्या है। राधा गा रही है तो गा रही है बच्चे बोलेंगे। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे गाना जो है वो एक क्रिया है। फिर इसके बाद और हम उदाहरण लेंगे, जैसे राम शरबत पी रहा है। राम शरबत पी रहा है कि इसमें क्रिया क्या है, तो बच्चे आराम से बता सकते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ाया है। बच्चे अब क्रिया के बारे में समझ चुके हैं, तो इसलिए वो जितने भी हम अभ्यास में प्रश्न कराएंगे वो जल्दी से पकड़ के आंसर भी दे सकते हैं बच्चे। तो इससे हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि बच्चों को कितना आया, इसका आकलन हो जाएगा कि हम कितना बच्चों को सिखा पाए हैं, क्या नहीं सिखा पाए हैं। इसलिए अभ्यास भी कराना बहुत ज़रूरी होता है कक्षा में। फिर गाड़ी चल रही है में क्रिया क्या है, तो चल रही है बच्चे बोलेंगे और चलना क्रिया है। बिल्ली दूध पी रही है, दूध पी रही है, पीना एक क्रिया है। तो इस तरह से अब हम बच्चों को फिर अंत में गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में क्या देंगे, जो भी आपको उचित लगे आप उस तरह से गृह कार्य दे सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो फिर आप अभ्यास प्रश्न में लास्ट में कुछ दिए होते हैं, उदाहरण दिए होते हैं या प्रश्न दिए होते हैं, तो आप उसमें से भी अभ्यास कार्य, गृह कार्य दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर गृह कार्य दिया है, क्रिया युक्त 10 वाक्य लिखे आएँ और छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपका लेसन प्लान था। ये मैं व्याकरण का लेसन प्लान लेके आई हूँ और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा लगता है और आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में और पता चल सके और मैं और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।